गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आपके सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में जो आपका सेकंड यूनिट है, शिक्षा के प्रभावी कारक के विषय में आज हम बात करेंगे। जानेंगे कि उनका परिचय और कौन कौन से ऐसे शिक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, वो भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि सीधे हमारी शिक्षा को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहला उसमें हम देखेंगे सबसे पहले परिचय। शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली के अक्सर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तृतीयक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा से संस्थागत औपचारिक शिक्षा शामिल किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा भी कुछ समितियों को अक्सर औपचारिक शिक्षा का हिस्सा माना जाता है। जैसे कि अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चा अपने घर में सीखता है और माता उनकी गुरु होती हैं। माना जाता है कि बच्चे का विद्यालय ही उसका जो घर है उसका विद्यालय होता है और माता उनकी शिक्षिका होती हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा होते हुए उसको शिक्षा में ही शामिल किया जाता है कि बच्चा कहीं अपने घर से सीख रहा है और वो सब कहीं से प्रभावित करते हैं। बच्चा सीख कर इतनी चीज़ें लेकर वो स्कूल में आता है, तो ये घर से सीखता है बच्चा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के प्रत्येक प्रणाली के पीछे कारक विशेषताएं जो निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ मेन बिंदु आप देख रहे हैं कि मुख्य बिंदु को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि आप उसे देख सकते हैं। तुलनात्मक शिक्षा अध्ययन से हमें इन कारकों का अध्ययन करना चाहिए कि किसी देश की शिक्षा को राष्ट्रीय बनाते हैं। इन कारकों में भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, धर्म है, राजनीति और भाषा और तकनीकी शामिल है। मतलब कि जो शिक्षा को सीधे प्रभावित करता है उसमें भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, धर्म है, राजनीति और ये सभी चीज़ें शिक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम देखेंगे या कारक देखेंगे उसमें है भौगोलिक कारक। जो आप देख रहे हैं भौगोलिक कारक, किसी विशेष स्थान का भूगोल अक्सर प्राकृतिक होता है। उसका अर्थ है कि यह मनुष्य द्वारा परिभाषित है। इस संबंध में मनुष्य को विशेष रूप से भूगोल और प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध शिक्षा प्रणाली और स्कूल प्रणाली विशेष क्षेत्र के स्कूल से प्रभावित होते हैं। यहाँ भौगोलिक कारक में कहने का ये मतलब है कि जो भौगोलिक परिवेश होता है वो उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, उसके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय आप एक ऐसे वायरस से पीड़ित हैं हम सभी लोग, जिस वायरस को न तो हम उसका आकार जानते हैं, न तो रूप जानते हैं, न तो रंग जानते हैं, न तो उसको हम देख सकते हैं, न तो उसको हम छू सकते हैं, न तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सभी लोग उससे डरे हुए हैं और 3 महीने से अपने घर में एक पंछी की तरह, जैसे पंछी का पिंजरे में कैद हो जाता है या उसे कैद कर दिया जाता है, उसी तरह से मानो हम स्वतंत्र होते हुए भी कहीं ना कहीं इस समय अपने घरों में कैद हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम WHO गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो हम चीनी वायरस जो ये वायरस है इससे हम कहीं शिकार हो जाएंगे और उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन कितने सारे मृत्यु हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें वो सारे गाइडलाइन फॉलो करने चाहिए जो WHO की तरफ से जारी है और हमें खुद सुरक्षित रखना है अपने आप को और दूसरों को भी। तो इसी तरीके से है कि भौगोलिक कारण जो होता है या परिवेश जो होता है उससे प्राकृतिक जो होते हैं उस चीज़ के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। प्रकृति के साथ हमें कभी भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसका सीधे प्रभाव आप देख रहे हैं, जैसा कि आप कई महीनों से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको उसका प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा कि आप कैसे अपनी सारी चीज़ों को कर रहे हैं घर पे रहकर ही। हालांकि 3 प्रमुख भौगोलिक पहलू में सीधे शैक्षणिक प्रभाव को प्रभावित करता है, जैसे जलवायु हो गया, परिस्थितियाँ हो गया, जनसंख्या हो गया, वितरण हो गया, भूमि विन्यास हो गया। जलवायु की हम बात करें तो मौसम से है। जैसा कि आप देखते हैं भारत के विभिन्नता में एकता की बात यहाँ करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जलवायु आपको देखने को मिलते हैं, मौसम आपको देखने मिलते हैं। आप देखते हैं कभी अभी देखिए आप गर्मी पड़ रहा है तो कुछ दिनों बाद तो बरसात हो जाएगी, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। तो इसी तरह ये चक्र चलता रहता है 12 महीनों का। तो इसमें ही परिस्थितियों में अलग अलग उसका जो जलवायु का आपके ऊपर शिक्षा में प्रभाव ये डालता है। परिस्थितियाँ कैसी हैं
और जनसंख्या कैसा है, यानी कि जहाँ जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी और जिस देश की जनसंख्या कम होगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी शिक्षा में स्कीम या जो भी चीज़ें लाते हैं, जो भी वो करते हैं, तो उस जनसंख्या के अनुसार उसका लाभ उनको मिलता है। वितरण और भूमि विन्यास, यानी कि यहाँ वही चीज़ है कि एक घर में कोई, आप इसको सीधे ऐसे समझिए कि एक कमरा है, उसमें एक दो लोग रह रहे हैं और उसी कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, तो वो आप खुद समझिए कि 2 लोग रहने वालों के लिए सुविधा कैसी हो सकती है और एक ही कमरे में 10 लोग रहने वालों के लिए सुविधा कैसे, तो वो भूमि विन्यास और वितरण ये चीज़ें हैं। तो यही इस देश का भी है कि जिस देश में जैसी जनसंख्या होगी, उनकी परिस्थिति वैसी होगी, उनकी भौगोलिक स्थिति वैसी होगी, और उसी तरह से शिक्षा में वो विकास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक कारक में। आर्थिक कारक में शिक्षा का प्रकार काफ़ी अर्थ किसी भी देश की आर्थिक ताकत पर निर्भर करती है। इसके अलावा आर्थिक कारक शिक्षा प्रणाली का सामग्री विधि निर्धारित करता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपने आप देश को देख लीजिए, किसी और देश को देख लीजिए, किसी और देश को देख लीजिए। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप जानेंगे कि आपकी आर्थिक, यानी आपके देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसके अकॉर्डिंग आपके देश में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होती है और कैसे वो प्रभावित होती है। जैसा आप देखते हैं, इंग्लैंड के लोग बोलते हैं कि हाँ, अमेरिका या इंग्लैंड या जो भी है, इन लोग की जो शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, अभी हमारा देश से कई चीज़ पिछड़े हुए हैं, यहाँ पे अभी इसका अभाव है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये देश के आर्थिक कारक के ऊपर ही निर्भर करता है, वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है, वहाँ की भूमि पर निर्भर करता है, वहाँ के जलवायु पर निर्भर करता है। ये सब चीज़ें निर्भर करता है कि जैसे हमारे देश की स्थिति होगी, जो चीज़ें होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे शिक्षा को वो प्रभावित करती है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब से सीधे तरीके से कि एक उच्च परिवार है, एक मध्य परिवार है, एक निम्न परिवार है, तो उच्च परिवार लोग अपने बच्चों को विदेश में, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि वहाँ से शिक्षा लेकर आएंगे, नई टेक्नोलॉजी को सीख कर लेकर आएंगे। मोस्टली आप देखते हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, जो हाईफाई उसमें आते हैं, वो अक्सर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, वो अपने देश में ही अच्छी व्यवस्था जहाँ होती है, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। और जो बिल्कुल निम्न परिवार के लोग होते हैं, जो लेबर और मजदूर लोग होते हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है, वो अपने ही देश में बहुत निम्न स्तर पर भी शिक्षा देने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे अपने ही देश में जो वर्ग है, निम्न, उच्च, और ये कैसी उनकी व्यवस्था कैसे ये प्रभावित कर रही है। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है किसी देश और उस व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। नंबर 3 पे आप देख रहे हैं, ये बड़े पैमाने स्कूल अक्सर किसी देश विशेष में प्रचलित सामाजिक पैटर्न को बारीकी दर्शाता है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली को आमतौर पर एक सामाजिक कारक के रूप में देखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी बहुत ज़्यादा हमारे शिक्षा को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वैदिक कालीन शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, तीनों शिक्षा के विषय में बताया था। तो वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसके सामाजिक परिवेश कैसा था, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो मैंने आपको सब कुछ बताया था। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि कैसे पहले गुरुकुल की शुरुआत हुई, गुरुकुल प्रणाली कैसे आई, कैसे उस समय में गुरु का महत्व अधिक था, शिक्षा का महत्व, जो गुरु थे उनका महत्व बहुत ज़्यादा था। जो स्टूडेंट थे वो बस एक अनुकरण से सीखते थे, गुरु के द्वारा ही सीखते थे। वहाँ पर उस समय गुरु प्रधान थे, वो केंद्रित थे, उनके चाइल्ड शिक्षा नहीं था वहाँ पर। फिर उसके बाद जब इस्लामिक लोग आए, जब वो लोग बाहर से आए वहाँ पर, तो उस संस्कृति में आप देख रहे हैं कि मकतब मदरसे का निर्माण हुआ कैसे, तो वहाँ पर अरबी फारसी का निर्माण हुआ कैसे, उस भाषा का कैसे प्रचलन में आया। तो ये सब सांस्कृतिक कारण। फिर जब अंग्रेज लोग आए, विदेशी ये लोग आए, तो फिर कैसे यहाँ पर चर्च की निर्माण हुआ, कैसे बाइबिल और इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता था, कैसे अंग्रेजी का प्रसार हुआ, कैसे अंग्रेजी का आज भी हमारे ऊपर प्रभाव, इन सब चीज़ों का देखने को आप देख रहे हैं। तो कैसे हमारा देश बहुभाषी देश बन गया है। तो ये चीज़ें सांस्कृतिक कारक हैं। उसके बाद हम ऐतिहासिक कारक देखेंगे। अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको ऐतिहासिक बताया है कि निवेशवाद में सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग व्यापार करने के लिए पहले आए थे, लेकिन यहाँ की स्थिति कमज़ोर थी, या देख कर के लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ राज्य करना चाहिए, तो उन्होंने इस पर राज्य किया और अपने शक्ति को प्रभावित किया। तो ऐतिहासिक कारक भी बहुत चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं
ये बड़े बड़े बिल्डिंग, जैसे ताजमहल है, पिरामिड है, या जो भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अजूबों में शामिल है। लेकिन इसको बनाया किसी ने, मानव ने ही बनाया है इसको, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। आप आज भी साइंस कोई आश्चर्य में डालता है कि जैसे आप कुतुब मीनार देखते हैं और आप मोटर सैंपल देखते हैं, आप अपने देश में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो आप खुद आश्चर्य में आते हैं कि उसमें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी इतने लंबे लंबे मीनारें कैसे बनाई गई हैं, कैसे वो टिकी हुई हैं, कैसी उनकी व्यवस्था हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक कारक है जो हमें सीखने के लिए प्रभावित भी करता है, उसका सीधे प्रभाव हमारी शिक्षा पर भी पड़ता है। ये सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषाई जो फैक्टर है वो भी शिक्षा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है, देश की अपनी भाषा होती है। तो क्षेत्र वाइज अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र में बच्चे कन्नड़ भी बोल रहे हैं, किसी में वो बंगाली भी बोल रहे हैं, किसी में वो भोजपुरी भी बोल रहे हैं, किसी में कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो ये सब कहा गया है कि जैसे कि आप डीएलएड में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमेशा बताया जाता है आप लोगों को कि जब भी आप टीपी पे जाइए वहाँ पे उन बच्चे के मातृभाषा के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने विचारों को अपने मातृभाषा में अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। अगर बच्चा हिंदी जान रहा है या भोजपुरी जान रहा है, अगर वो उसमें बहुत सहज महसूस कर रहा है बोलने के लिए, तो आप उसको उसी भाषा में सिखाने का प्रयास करिए। पता चला बच्चा भोजपुरी बोल रहा है या कुछ और भाषा बोल रहा है और आप उसके सामने कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बच्चा सीखने कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं बच्चा का ज्ञान जो है या लर्निंग है कहीं ना कहीं वो बाधित होगा वो। तो इसीलिए बार बार लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चे को सीखने के लिए या शिक्षा को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमें इसके साथ भी प्रभावित करते हैं। जैसे पारिवारिक में भी हो गया, आपका आनुवंशिक फैक्टर हो गया, आपका जो है आपका वातावरण हो गया। परिवार ने वातावरण के बारे में बताया है कि आपका मित्र सर्कल जो है वो भी हो गया, कहीं ना कहीं सीखने में प्रभाव डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइड में बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमें कहीं ना कहीं सीखने के या शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो शिक्षा के प्रभावित कारक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी क्रम में हम फिर आगे आएंगे आपको दूसरे कोर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।